वेलकम टू एचसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीज। हम पहले पढ़ चुके हैं, मृदा उर्वरता पढ़ ली, मृदा उत्पादकता पढ़ ली, मृदा शरण पढ़ती है ना। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीज या सीड, है ना। तो सबसे पहले हम सीड की परिभाषा क्या है उसको देखेंगे, बीज होता क्या है, हम किससे बीज कहेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम बीज को डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ों को जानना जरूरी है कि बीज की परिभाषा जानने से पहले हमें इसके दो प्रकार से जान सकते। एक तो होता है एग्रोमेटिक, ठीक है। हम एक होता है बॉटनिकल। दोनों वर्ड देखो आप, हम एग्रोमेटिकल मतलब सस्य विज्ञान की तरफ से और बॉटनिकली उसके अंदर आंतरिक भागों के अनुसार से हम देखेंगे तो हम किसे बीज कहेंगे। तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है, वो एक अलग अलग देखेंगे। तो हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि वो वनस्पति या प्रवर्धित पदार्थ जो अपने ही समान पौधा उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। जो वनस्पति भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई भी सा विभाग है, उससे जो नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो ये तो हो गया एग्रोमेटिकली, मतलब सस्य विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं, तो वो हो गया इसके आधार पर। लेकिन बॉटनिकली क्या है कि पुष्प का परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। या फिर भ्रूण, जो परिपक्व भ्रूण होता है उसे क्या कहेंगे, जो सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है, बीजाणु जो है वो ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। जीवित, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य तौर पर कि जीवित भ्रूण ही क्या है, बीज है। तो हम दोनों की परिभाषा एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले सी देखते हैं हम एग्रोमेटिकल, जिसके अंदर डेफिनेशन देखो, बीज लैंगिक या वनस्पतिक परावर्तित पदार्थ है। बीज लैंगिक या वनस्पतिक परावर्तित पदार्थ है जो फसलें रोपने के काम आता है, जो फसलें रोपने के काम आता है, जिससे अपने ही समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे हम बीज कहते हैं। मतलब बीज एक लैंगिक या वानस्पतिक प्रावर्धित पदार्थ है जो फसल रोपने या बीजने के जो काम आता है, जिससे अब समान रूप से स्वस्थ पौधा जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, या तो बीज रोपने या बुआई करने के जो काम आता है उसे क्या कहते हैं, हम बीज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो थी परिभाषा किसके हिसाब से, एग्रोमेटिकल, है ना। अब देखेंगे हम तकनीकी दृष्टि से या फिर हम वैज्ञानिक बॉटनिकली देखेंगे। तो तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तकनीकी दृष्टि से हम देखते हैं तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं, जिसमें भ्रूण या भ्रूणपोष सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है। मतलब जो भ्रूण है, अंदर का एम्ब्रियो है या भ्रूणपोष है, जो एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं जीवित भ्रूण या दाना ही बीज है जो बुआई के काम आता है। मतलब जो जीवित भ्रूण है या दाना है वो जो बुआई के काम आता है वही क्या है, बीज है। ये तो हो कि बीज की डेफिनेशन, सारी चीजें कि भाई बीज किसे कहेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है बीज किसे कहेंगे। मतलब जैसे तना, कोई भी वनस्पति पदार्थ क्या है, तना, पत्ती, जड़, मतलब कोई भी भाग उसका पौधे का जिसके द्वारा नया पौधा उत्पन्न करने की स्वस्थ मतलब क्षमता रखता हो, उसे वनस्पति कह सकते हैं। और ऐसी कोशिका भी हो सकती है, किसी पौधे की कोशिका, जिसे हम कहते हैं पोटेंसी, मतलब तो वो क्या होती है कि पौधे का कोशिका का वो भाग जो किसी नए बीज को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से जो बीज की एक ऐसी क्षमता भी हो सकती है, तो बीज की कोशिका मतलब किसी पौधे की कोशिका भी हो सकती है, तो वो भी एक वनस्पतिक परावर्तित पदार्थ के अंदर माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों डेफिनेशन है, अलग अलग दृष्टि से आपको अच्छे से याद करनी है। आपको इस लिखा उसको स्क्रीनशॉट लेके इसे लिखना है आपको, है ना। अब देखेंगे फसलों उत्पादन के अंदर बीज का महत्व क्या है। फसलों उत्पादन के अंदर बीज का महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन फूड क्रॉप प्रोडक्शन इन सीड। फसलों उत्पादन में बीज का महत्व हम देखेंगे। नेक्स्ट है वो है फसलों उत्पादन में बीज का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। फसलों उत्पादन बीज का महत्व देखते हैं। फसलों उत्पादन में बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण या बीज का सर्वोपरि स्थान है, स्थान है।
फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्ता युक्त बीजों के प्रयोग पर निर्भर करती है। पहला महत्व क्या है? फसलों उत्पादन में बीज का सर्वोपरि स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक प्रमुख रूप से स्थान है। जो फसल उत्पादन की सफलता, किसी का क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो उसके मुख्य रूप से गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग पर ही निर्भर है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग किया है तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है या फसल उत्पादन है वो अच्छा होगा। तो सबसे गुणवत्ता युक्त बीजों का ही प्रयोग पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से पहला ही इंपॉर्टेंस है कि फसलों उत्पादन के अंदर हमें एक तो अच्छी किस्म का प्रयोग करना चाहिए जो गुणवत्ता युक्त हो। अब कौन कौन से गुण हो सकते हैं वो आगे देखेंगे। कृषि उत्पादन में दूसरा पॉइंट देखो, कृषि उत्पादन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अन्य आदानों जैसे सिंचाई, कौन कौन से अन्य आदान है? जैसे सिंचाई, खाद, उर्वरक, शाकनाशी, कीटनाशी इत्यादि, ये सारे के आदान है किसके? कृषि उत्पादन के। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर सिंचाई क्या महत्व तो आप जानते ही हो, खाद उर्वरक इनका क्या महत्व है। तो इनका इत्यादि की सफलता भी बीज की गुणवत्ता एवं बीज ओज की क्षमता पर निर्भर करती है। ओज की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, आप देखो कृषि प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जितने आदान है, सिंचाई है, खाद है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सारे के सारे कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होती है जिसके द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन बचा है, उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी की सफलता यदि हमें चाहिए, अगर इन सफलतापूर्वक कार्य कृषि उत्पादन के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो सबसे उपयुक्त और कौन सा? बीज की गुणवत्ता अच्छी है। अगर बीज की ओज मतलब उसे अंकुरण की क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है, उसको पौधे के विकास की क्षमता है, पौधा जल्दी ग्रो करने की क्षमता या बीज की गुणवत्ता यदि अच्छी है तो पौधा की ओज भी अच्छी होगी। और भौतिक रूप से देखे, आनुवांशिक रूप से देखे, बीज की सारी प्रकार से अच्छा है तो बीज की ओज की क्षमता अच्छी होगी। अगर बीज की ओज अच्छी है तो उसका प्रोडक्शन भी, फसल उत्पादन भी अच्छा होगा। तो सारी चीज की बीज की गुणवत्ता एवं बीज की ओज की क्षमता पर निर्भर करते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर के आधार, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, ये सारे किसके ऊपर निर्भर करेंगे? सारी की सफलता बीज की गुणवत्ता एवं बीज की ओज के आधार पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यदि बीज संदिग्ध है, संदिग्ध मतलब समझ गए ना, अब उनको डाउट है उस बीज के ऊपर कि यार उगेगा कि नहीं उगेगा, इसकी अंकुरण क्षमता अच्छी है कि नहीं, फिर भी हम बुवाई करते हैं। अन्य आदानों का कोई महत्व नहीं है, आदानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बीज की सही विश्वसनीयता, बीज सही एवं विश्वसनीय नहीं होगा तो फसल उत्पादन के अन्य सभी प्रयास विफल होंगे। पहले ही बता दिया, उत्पादन के अन्य सभी प्रयास
विफल होंगे, अन्य विफल होंगे। अतः अधिक उपज लेने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, यदि कोई बीज अपन को संदिग्ध है, मतलब अपन को डाउट है कि इसके अंदर किसी प्रकार का रोग है या फिर ये उगेगा नहीं या अंकुरण क्षमता अच्छी नहीं है, तो अन्य आदानों का कोई महत्व नहीं है। कितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर दो, कितना ही पानी पिला दो, कितने ही उर्वरक डाल दो, अन्य आदान को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, यदि बीज संदिग्ध है तो अन्य आदानों का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि बीज का सही या विश्वसनीयता नहीं होगी तो फसल उत्पादन के अन्य सभी प्रयास विफल होंगे। अगर उसके अंदर सारे के सारे प्रयास हमारे विफल होंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी निराई गुड़ाई कर लो, चाहे हमें कितनी भी अच्छी जुताई कर लो, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होगी उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा अगर हमारा बीज है वो अच्छा नहीं हो। तो इस प्रकार से सभी प्रयास क्या होंगे, विफल होंगे। क्योंकि इसलिए अतः हम अधिक उत्पादन यदि लेना है तो उत्तम किस्म के बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फसल उत्पादन हमें अच्छा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का या अच्छी किस्म का बीज का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अभी देश के अंदर किसानों को 12%, देश में किसानों को 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध है, हो रहा है। इसलिए गुणवत्ता बीज वितरण बढ़ाने में आवश्यक है। इसलिए गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन एवं वितरण बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, अगर हमारे देश के अंदर किसानों को केवल 12% सॉरी 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है, मतलब केवल 12% ही जो क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के या अच्छी किस्म के जो बीज है वो ही मिल पा रहे हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, उसकी भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, बीज रोज, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते उसको बनाया गया है। तो वो केवल किसानों को केवल 12% ही उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए हमें इसकी गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और हमें गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करना चाहिए और उसके साथ साथ वितरण को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से फसलों उत्पादन के अंदर बीज का बहुत ही महत्व है। अब देखते हैं कि उच्च बीज उत्पादन के लिए कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, कौन कौन से उत्तम किस्म के जो बीज के गुण हैं वो आगे हम देखेंगे। तो उत्तम किस्म के या उत्तम बीज के गुण कौन कौन से है, ये आपका पूरा हो गया फसल उत्पादन के अंदर बीज का महत्व। अब हम देखते हैं उत्तम बीज के गुण या उत्तम बीज के गुण कौन कौन से होने चाहिए, या उन्नत कह सकते हैं, उत्तम भी लिख सकते हैं, उन्नत बीज के गुण। ठीक है, पहले उन्नत बीज या किस्म किससे कहेंगे वो देखेंगे। वह किस्म एक उन्नत किस्म की परिभाषा भी हो सकती है या उन्नत बीज कह सकते हो आप। तो आप एक वैरायटी के लिए देखो, वह किस्म के मुकाबले, वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक देती है। वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उत्पादन देती है एवं विभिन्न प्रकार की जलवायु
एवं प्रतिकूल जलवायु के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, अवस्था में पहुंचती हो उसे उन्नत किस्म कहते हैं, उन्नत किस्म कहते हैं। अच्छा बीज या उन्नत किस्म किसे कहेंगे? जो वह किस्म जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% अधिक उत्पादन देती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना, जो सामान्य हमने बोया गेहूं उससे हमें अगर 10 से 15% अतिरिक्त हमें प्रोडक्शन मिलता है, साथ में ही विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मिट्टी के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए, है ना। तो निश्चित समय पर दूसरी चीज हमें वो प्रतिकूल होना चाहिए और साथ में निश्चित समय पर परिपक्व होनी चाहिए। ये नहीं कि लंबे लॉन्ग टर्म के अंदर पक्की नहीं रही है, तो परिपक्वता का मतलब कि 60 दिन के अंदर इसका परिपक्व टाइम है, तो 60 दिन के अंदर ही पकना चाहिए। तो और किसी प्रकार की मिट्टी और जलवायु के अनुसार अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल होनी चाहिए, और कम से कम 10 से 15% अगर अन्य स्थानीय किस्में उसे अतिरिक्त यदि हमें अगर मान लीजिए उत्पादन मिलता है, उपज मिलती है, तो हम उसको किस्म कहेंगे। तो ये किस्म की परिभाषा कह सकते हैं। और एक ऐसी किस्म के गुण कौन कौन से, ये गुण भी कह सकते हैं किस्म के 10 से 15% अतिरिक्त प्रोडक्शन देता हो, जलवायु मिट्टी के प्रति प्रतिकूल हो, और साथ में क्या हो, सही समय पर पकता हो। तो उस प्रकार के तीनों अगर गुण इसके अंदर मौजूद है तो हम उसको किस्म कह सकते हैं, उन्नत किस्म कह सकते हैं। तो ये तथा उन्नत किस्म के गुण। अब एक एक करके देखेंगे और कौन कौन से गुण हैं जिसके अंदर मानेंगे। अब उन्नत किस्म के बीजों में किस प्रकार के गुण होने चाहिए वो देखेंगे। उन्नत किस्म के बीज में निम्न गुण होने चाहिए। उन्नत किस्म के बीज में निम्न गुण होने चाहिए। अब देखो पहला गुण देखते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। पहला गुण देते हैं आनुवांशिक शुद्धता। अगर हम देखेंगे कि जेनेटिक्स प्योरिटी किस प्रकार से, वो देखेंगे। अपने पहला गुण होना चाहिए आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी। देखो उन्नत बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवंशिक शुद्धता है। उन्नत बीज का मुख्य लक्षण आनुवंशिक शुद्धता है, आनुवंशिक शुद्धता है। अतः शुद्ध एवं प्रमाणित बीज की बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन के सभी लक्षण पाए जाते हैं। बीज का आकार एवं रंग एक समान एवं समकीले होने चाहिए।
होने चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं अगर उन्नत किस का कौन सा पहला गुण है, वो है आनुवंशिक शुद्धता। तो मुख्य गुण है, ये मेन कैरेक्टर है उसका। अगर आनुवंशिक बीज का मुख्य लक्षण है तो वो कौन सा लक्षण है, वो है उसकी आनुवंशिक शुद्धता होनी जरूरी है। आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, अतः शुद्ध रूप या प्रमाणित बीज के अंदर किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं वजन सभी लक्षण पाए जाते हैं। मतलब जो पहली जो किस्म है उसके सारे कैरेक्टर एक प्रकार से, जिस प्रकार का हमारा बीज बोया उसी प्रकार का आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन सभी लक्षण उसके अंदर पाए जाने चाहिए, है ना। तो उस प्रकार का बीज का आकार, रंग एक समान और चमकीला होना चाहिए, तो हमारी आनुवंशिक शुद्धता है वो अच्छी मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, तो एक उन्नत किस्म के बीज का गुण कौन सा है, आनुवंशिकता शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी देखते हैं। अब कितनी होनी चाहिए, किसके अंदर आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, वो नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखते रहेंगे हम। भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। पहला लक्षण देखते हैं, उत्तम बीज के रूप में बीज भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। भौतिक आनुवंशिक के अंदर क्या लक्षणों के अंदर से भौतिक रूप के अंदर क्या होगा, उसका आकार कैसा है, टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार के कंकड़, पत्थर, खरपतवार ये सारे उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसकी भौतिक शुद्धता कहेंगे। तो एक बीज के उन्नत की, अगर मान लीजिए हम किसी प्रकार के अन्य चीजें इंक्लूड करते हैं तो एक हमें कितने निश्चित या वांछित जो पौधे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो हमें उत्तम बीज के अंदर क्या भौतिक रूप से शुद्ध होना बेहद जरूरी है। अन्य किस्म जैसे अन्य किस्म तथा खरपतवार के बीज की मिलावट नहीं होनी चाहिए, बीज की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अन्य किस्म तथा खरपतवार के बीज की मिलावट किसी प्रकार की इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, बीज के अंदर, बीज में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा, करकट, फसल अवशेष आदि भी नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कुल मिला के बाद है कि एकदम साफ सुथरा, ना किसी प्रकार का, ना तो कंकड़ होना चाहिए, ना खरपतवार के बीज होना चाहिए, ना फसल अवशेष होने चाहिए किसी प्रकार का, ना कोई दाना टूटा फूटा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, भौतिक गुण है उसका। भौतिक प्रकार से किसी के अंदर कोई, इसके अंदर मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब उस मिलावट से क्यों, क्या प्रॉब्लम होती है कि क्यों मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। मिलावट के कारण खेत में वांछित फसल या बीज के पौधे की संख्या कम हो जाती है, की संख्या कम हो जाती है। खरपतवार पौधे फसल प्रतियोगिता करने लग जाते हैं, फसल से करते हैं, जिससे उपज कम हो जाती है, जिससे उपज कम हो जाती है। क्या होगा कि
क्यों मिलावट नहीं होनी चाहिए? हम मान लीजिए 100 पौधे चाहिए, लेकिन 100 पौधे को वजन कर लिया कि भाई 1 केजी बीज है, हमने बोला कि 100 पौधे लगभग 1 केजी के बीज के अंदर 1000 दानों के या 500 दानों के अंदर हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर मिलावट है किसी प्रकार की, तो हमें जितने 100 पौधे चाहिए वो पौधों किसी फसल या बीज के पौधे हमें नहीं प्राप्त हो पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए खरपतवार के बीज के अंदर इंक्लूड हो गए या दूसरी फसल के बीज इंक्लूड हो गए, तो वो उसके साथ प्रतियोगिता करने लग जाएंगे, जो मुख्य फसल है उससे पहले ही वो ग्रो कर पाएंगे। तो ग्रो कर लिया तो अब जो मुख्य फसल हमने जो बोई, मान लीजिए गेहूं बोया, उसके पहले खरपतवार निकल के तो उससे प्रतियोगिता करने लग जाएगा, जिससे कि हमारी मुख्य फसल को दबा देगा। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा, जो कृषि उत्पादन है उसके अंदर क्या नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से किसी उत्तम बीज है वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, ना उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अपन को वांछित पौधे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार से हमें ये भौतिक शुद्धता होनी बेहद जरूरी है। अब देखेंगे बीज ओज, किसी फसल का तीसरा, अब उन्नत सारे हम पढ़ रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज के कौन कौन से गुण हैं हमने भी पढ़ा, आनुवांशिक शुद्धता पढ़ा, भौतिक शुद्धता पढ़ा, तीसरा है बीज ओज। बीज ओज के अंदर देखें, बीज ओज से तात्पर्य है ओज से तात्पर्य है बीज की उम्र आकृतिक एवं क्रियात्मक स्वच्छता से जिसमें तीव्रता के कारण तीव्रता से समान अंकुरण व पौधे का विकास। उत्तम बीज में पर्याप्त ओज होता है, जिससे पौधे की बढ़वार बहुत तेज होती है, पौधे का विकास तेज होता है। बीज अच्छा नहीं होने पर पौधे का विकास धीमा हो जाता है। पौधे का विकास धीमा हो जाता है, जिससे फसल की उपज व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुराने बीज की अंकुरण शक्ति कम होती है, अर्थात उम्र के साथ ओज घटता है। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे। बीज ओज से क्या तात्पर्य है कि बीज की उम्र एवं आकृतिक एवं क्रियात्मक स्वच्छता,
मतलब उसकी आकृति और क्रियात्मक इंटरनल उसकी अंकुरण क्षमता कितनी है, या पौधे के विकास कर सकता है कि नहीं सकता, अंकुरित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसकी कितनी अंकुरित होने की क्षमता है, वो भी एक देखते हैं। तो बीज की उम्र के अनुसार आकृतिक एवं क्रियात्मक श्लथता से है, जिससे तीव्रता से समान रूप से अंकुरण पौधे का विकास हो। जिससे क्या हो, एक अच्छी बीज हो, इसका क्या लक्षण होना चाहिए, तीव्रता से समान रूप से अंकुरण होना चाहिए। मान लीजिए 50 हमने बीज डाले हैं तो 50 ही 50 क्या होने अंकुरण होना चाहिए, और उनका विकास भी समान या साथ ही एक साथ ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए पौधे का विकास समान रूप से नहीं हो रहा है, समान रूप से अंकुरण नहीं होता है, तो आपकी बीज ओज कम हो सकती है। तो ये एक बीज ओज का मुख्य लक्षण है। अब है उन्नत बीज में पर्याप्त ओज होती है, जिससे पौधे का विकास भी तेज होगा। अगर आपकी बीज ओज अच्छी है तो उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी होगी, अगर अंकुरण क्षमता अच्छी है तो साथ में ही पौधे का विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होगा। अगर पौधे का तीव्र गति से विकास हो रहा है तो आपकी बीज ओज अच्छी है। अगर बीज अच्छा नहीं होने पर पौधे का विकास भी क्या कम हो जाएगा। अगर पौधे के अंदर बीज ओज अच्छी नहीं है तो पौधे का विकास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लक्षण था उन्नत बीज के गुणों का। साथ में क्या होता है, जिसके फसल की उपज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर बीज की ओज अच्छी नहीं है तो अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाएगा, पौधे का विकास समान रूप से नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, फसल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और उसका मान लीजिए किसी का दाना पतला रह जाएगा, या फिर इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये भी उत्पादन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। पुराने बीज की अंकुरण शक्ति कम होती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए जितना पुराना बीज होता है, इसलिए हम हर बार नए बीज का प्रयोग करना चाहिए, या फिर प्रमाणित बीज का हमें जो प्रयोग करना चाहिए। तो जितने भी है एक कहते हैं जिसके अंदर सारे प्रकार के अच्छे गुण हो वही करने चाहिए। लेकिन हम अगर मान लीजिए उसकी गुण क्षमता कम है तो हम इस प्रकार के बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि अधिक उम्र का बीज है तो उसकी क्या है, बीज ओज कम होगी, और उम्र के साथ बीज ओज क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए हमें ज्यादा पुराना बीज को नहीं बुवाई करनी चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये लक्षण था आपका बीज ओज। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्च अंकुरण क्षमता। बीज के अंदर उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। जर्मिनेशन एबिलिटी, हाई जर्मिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए। तो किस प्रकार से उत्तम बीज का उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उत्तम बीज के अंदर पहला लक्षण वही है, उत्तम बीज में उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता खेत में उगे पौधों की संख्या में फसल की उपज पर सीधा संबंध है। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या एवं फसल की उपज का सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन है। बीज की सही मात्रा उसकी अंकुरण क्षमता से आधार पर तय होती है, क्षमता के आधार पर ही तय होती है, उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज की बुवाई करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या है, उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज की बुवाई करनी चाहिए, ताकि वांछित पौधे प्राप्त हो सके।
हमें जितने पौधों की संख्या अब खेत के अंदर चाहिए उतने पौधे हमें प्राप्त हो सकें। यह सर्वमान्य है सर्वमान्य है कि कम आयु वाले नए चमकदार स्वस्थ तथा सुडोलो बीज के अंकुरण पुराने बदरंग कटे फटे रंगग्रस्त बीजों की अपेक्षा अधिक होता है ठीक है। तो क्या एक हाई क्वालिटी जो होती है उसके अंदर हाई क्वालिटी का बीज के अंदर एक अच्छी अंकुरण क्षमता वाला होना बेहद जरूरी है। तो उत्तम बीज के अंदर अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीज होने चाहिए। अंकुरण क्षमता खेत के अंदर उगे हुए पौधे की संख्या एवं फसल की उपज के अंदर सीधा रिलेशन है। अगर अच्छी अंकुरण क्षमता है, मान लीजिए हमने 1 केजी बीज बोए और 1 केजी बीज ही उग गए तो हमारा फसल उत्पादन अच्छा होगा। अगर इतने पौधों का अंकुरण नहीं होगा तो सीधा सा प्रभाव हमारा फसल उपज निश्चित तौर पर कम होगी। इसलिए हमें अच्छी अंकुरण क्षमता वाले पौधों को उगाना चाहिए, फसल को उगाना चाहिए या फिर बीज को उगाना चाहिए। बीज की सही मात्रा उसकी अंकुरण क्षमता के आधार पर होती है। अगर बीज की सही मात्रा है उसकी अंकुरण क्षमता, हम सोचते हैं कि 1 केजी बीज बोए तो 1 केजी उग जाएंगे और उसका अंदाज लगाए कि हमारा इतना उत्पादन हो जाएगा, लेकिन इसकी अगर मान लीजिए इस बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी नहीं है तो उतने जितने हमें इच्छित पौधे या वांछित पौधे या 100 पौधे हमने लगाए तो अगर मान लीजिए 100 पौधे अगर उग नहीं पाए, 100 पौधों की संख्या है उसके अंदर से 98 या 75 पौधे उग गए, हमने अंदाज लगाया कि 100 पौधों का इतना प्रोडक्शन होगा, तो सीधा का सीधा अपना उत्पादन क्या है घटकर कम हो जाएगा। इसलिए सीधा का सीधा संबंध क्या है इसका फसल की उपज से। इसलिए यह क्या अंकुरण की क्षमता है के आधार पर हमें क्या तय करना चाहिए, बीज की मात्रा का तय की जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी किस्म के अंदर अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीज का बुआई करनी चाहिए। क्यों बुआई करनी चाहिए कि हमारे जितने वांछित पौधों की संख्या, जितनी हमें इच्छित पौधों की संख्या चाहिए उतने पौधे हमें मिल सके। साथ ही सर्वमान्य है कि कम आयु वाले पौधे चमकदार एवं भद्रंग होते, स्वस्थ नहीं होते। मान लीजिए कम उम्र के मतलब है पुराने कोई बीज है तो वो चमकदार, उसकी स्वच्छता कम हो जाती है। अगर नया मान लीजिए आप गेहूं का नया गेहूं हुआ है, आपको देखते ही पता चलेगा, उसकी चमक से चमकदार बीज को देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन यदि आपका कटा फटा है, तो चुड़ैल अच्छी नहीं है, उसकी स्वच्छता अच्छी नहीं है, तो उसकी निश्चित तौर पर अंकुरण क्षमता भी कम होगी। तो ये पुराने होते हैं, उसकी तुलना उसकी अपेक्षा क्या है, जो नए होते हैं, नए स्वस्थ बीज या स्वस्थ होते हैं, उन बीजों के अंदर क्या अंकुरण क्षमता अधिक होती है। तो हमें हर बार नया बीज ही प्रयोग करना चाहिए या फिर 1 साल पुराना बीज ही, ज्यादा पुराना मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले हमने गेहूं तो वही बीज ले, तो या फिर कोई भी बीज किसी भी फसल का हो सकता है, गेहूं बाजरा मक्का कोई भी हो सकता है। तो हमें नए हर बार नया बीज का प्रयोग करना चाहिए या फिर एक अच्छे स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रख के अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक थे। अब किसके अंदर कितनी अंकुरण क्षमता होनी, भाई इतनी तो न्यूनतम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम के भाई 75% अंकुरण गेहूं का इतना जर्मिनेशन परसेंटेज है तो काफी सफिशिएंट है, हाँ भाई इतना अपने लिए ठीक है। तो इस प्रकार से कितना है तो वो हम देखेंगे अभी। अब देखो न्यूनतम अंकुरण क्षमता, अंकुरण क्षमता फसलों की, गेहूं, जौ एवं चना, इनकी कितनी होनी चाहिए, 85% होनी चाहिए। धान, ज्वार, तिल, बरसीम, धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिजिका, इनकी होनी चाहिए 80%।
बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चवला मतलब दलहनी की 75%, मूंगफली, तिलहनी, सोयाबीन, सूरजमुखी, गवार, कपास 70% और उसके 65%। ठीक है, गेहूं, चना और जौ, इनकी कितनी 85% कम से कम अंकुरण, कम से कम न्यूनतम कितने में से 85% तो उगनी होनी चाहिए। मान लीजिए 100 पौधे लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर से हम देखें रात को भिगो के छोड़ दो, उसके अंदर अगर मान लीजिए 2 दिन के अंदर अपना 85 पौधे उग गए, 100 दाने लेकर हमने उगे, उसके अंदर से 85 पौधे उगे, तो हमारी उस गेहूं चना की क्या है, अंकुरण क्षमता अच्छी है ना। तो कम से कम ज्वार, धान, तिल, बरसिंग और रिजका की 80% होनी चाहिए। ज्वार, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चवला इसकी 75% होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 75%। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के और गवार के अंदर कम से कम 70% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, और कपास के अंदर 65% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए न्यूनतम। तो हमारे लिए एक अच्छा उच्च गुण का क्या है, बीज है या किस्म का क्वालिटी का बीज है। इस प्रकार से बीज अंकुरण का किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देखते हैं। ये तो थी प्रतिशत की कितना होना चाहिए। बीज का अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या। इंटू 100। ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर, ये कक्षा 12 के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर भी एक बार इसको वापस ढंग से समझ लेना। कब मान लीजिए हमने रात को कैसे, किस प्रकार से एक सिंपल सा हम प्रयोग करके देख सकते हैं। 100 चने के बीज को हमने रात को बोए, 100 चने के बीज को क्या कर दिया हमने रात को बोया, ठीक है, और 2-3 दिन के अंदर हम देखेंगे टिश्यू पेपर या किसी के अंदर भिगो के रख दिया, तो हमारे 100 बीजों को हमने अंकुरित किया, और अंकुरित करने के बाद कितना हमारे 85 मान लीजिए उग गए। तो अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसका सूत्र क्या है, बीज की अंकुरण क्षमता बराबर बीज अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या। मान लीजिए 100 के अंदर 85 हो गए, अंकुरित बीजों की संख्या 85 है, बटे कितने टोटल कितने बीज बोए थे, बीजों की संख्या कितनी थी 100 इंटू 100 कर दो आप, तो इसका 100 से 100 कर दो, 85% आपकी अंकुरण क्षमता निकल जाएगी। तो इस प्रकार से बीज का अंकुरण प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो ये था आपका बीज की उच्च अंकुरण क्षमता के अंदर किस एबिलिटी कितनी थी वो देखेंगे। अब नेक्स्ट गुण है नमी की मात्रा। 5वां कैरेक्टर है वो, 5वां उत्तम बीज के गुण के अंदर कौन सा है, नमी की मात्रा। बीज के अंदर कितनी नमी की मात्रा होनी चाहिए वो देखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट उत्तम किस्म, उत्तम बीजों में निर्धारित मात्रा में से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता के कारण बीज में कवक, कीट आदि का प्रकोप हो जाता है, जिससे अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। अंकुरण क्षमता कम हो जाती है तथा बीज भंडारण में के समय
नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, होनी। ठीक है। अब नमी की मात्रा उन्नत किस्म की निर्धारित मात्रा के अधिक नहीं होनी चाहिए। अपनी जो निश्चित मात्रा है उतनी ही होनी चाहिए। अगर उसके अंदर मान लीजिए अधिक आर्द्रता या नमी की मात्रा है तो उसके अंदर से किसी बीज के अंदर कवक लग सकता है, फंगस लग सकता है, विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इन चीजों को से बचाने के लिए हमें क्या एक निश्चित मात्रा के अंदर ही नमी होनी चाहिए। उतनी कितनी होनी चाहिए वो देखते हैं। और क्योंकि जिससे क्या होगी, इससे अंकुरण क्षमता कम हो पाती है। अगर मान लीजिए हमने नमी ज्यादा रख ली तो उसके अंदर क्या भंडारण के समय यदि नमी ज्यादा रख ली तो उसकी अंकुरण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमें बीज के भंडारण के समय कम से कम अधिक कितनी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 12% रखनी। इससे अधिक अपन को नमी उसके अंदर नहीं रखनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे ज्यादा नमी को नहीं रखना चाहिए। ये हमने पढ़े उत्तम किस्म के बीज के निम्न गुण कितने पढ़े हैं, आज पढ़े हैं हम 5 के आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।